हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो हम लोग जो आपका मॉड्यूल 2 है, मतलब पेपर जो 2 है आपका वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग, इसका आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने ओ लेवल के सभी पेपर की कंप्लीट थ्योरी हमने की वीडियोस बनाई हुई हैं, आप उनको देख सकते हैं। इसके पहले ओ लेवल के सभी पेपर के कंप्लीट थ्योरी की वीडियोस हमने बनाई हुई हैं, आप उनको देख सकते हैं। इसमें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, एंगुलर JS, फोटोशॉप, इन सब की थ्योरी की वीडियो आप देख पाएंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे 100 क्वेश्चन टोटल सॉल्व करेंगे। किस तरीके से आपको एग्जाम में चीज़ों को समझना है, किस तरीके से एग्जाम में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ये सारी चीज़ें आज आप इस वीडियो में समझ पाएंगे। कोई भी अगर आपका क्वेश्चन रहता है तो उसे आप बता सकते हैं कमेंट में। समझते हैं आज के इस पेपर को और अच्छे से समझेंगे किस तरीके से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, किस तरीके से आप चीज़ों को सोचेंगे और फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देख पाएंगे किस टॉपिक से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। जो ये मॉडल पेपर है, ये पिछले साल का मॉडल पेपर है, तो इनसे भी आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और अगर ये आप क्वेश्चन समझ जाएंगे तो अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसको भी आप यहां से समझ के कर पाएंगे। बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास और समझते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। ध्यान से साथ में सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन कहा गया, इसमें कौन सी CSS की वैलिड बैकग्राउंड प्रॉपर्टी नहीं होती है, इसमें से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो CSS में यूज नहीं की जाती है। तो आप पहले हिंदी और इंग्लिश दोनों में पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। जैसे भी आपको समझ में आए, दोनों में पढ़ना है दोनों में पहले पढ़ लीजिए, फिर आप ऑप्शन को पहले अच्छे से समझिए, उसके बाद आप टिक करिए। तो यहां से पूछा गया है विच इज नॉट अ वैलिड बैकग्राउंड प्रॉपर्टी, कौन सी बैकग्राउंड की वैलिड प्रॉपर्टी नहीं है। तो आप इमेज वगैरह यूज कर सकते हैं, बैकग्राउंड पोजीशन दे सकते हैं, बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, लेकिन बैकग्राउंड इटरेट नाम की CSS में कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन डी यहां सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा गया है कि w.css के बारे में इसमें से क्या सही नहीं है। तो इसमें से जो सही नहीं ऑप्शन है वो हमें बताना है। w3.css एक आधुनिक उत्तरदायी मोबाइल का एक पहला CSS फ्रेमवर्क है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। w3.css सभी ब्राउजरों के लिए सामान्यता प्रदान करता है, तो ये भी बिल्कुल सही होगा। w3.css सभी उपकरणों के लिए, मतलब सभी डिवाइसेस के लिए समानता प्रदान करता है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही होगा। लेकिन अगर यहां पढ़े तो w3.css मानक CSS नहीं है, तो ये आपका यहां पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी आप यहां पर टिक कर रहे होंगे। हमसे पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो ये तीनों सही है, लेकिन ऑप्शन डी आपका यहां पर सही नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसके बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए हमसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जो किसी एलिमेंट में टेक्स्ट की पहली पंक्ति को इंडेंट करने की अनुमति देती है। इंडेंट करना मतलब आप टेक्स्ट में स्टार्टिंग से थोड़ा सा आगे बढ़ा के चीजों को लिख सकते हैं। वो कौन सी इसमें प्रॉपर्टी होती है CSS की, तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं फर्स्ट इंडेंट। आप पैराग्राफ देखते हो, कोई भी हेडिंग लिखी गई, फिर पैराग्राफ में पहली लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा के लिखते हैं, तो CSS में अगर ऐसा करना है तो फर्स्ट इंडेंट नाम की प्रॉपर्टी आप यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इनवैलिड HTML इवेंट की पहचान करें। इसमें से कौन सा ऐसा है जो इनवैलिड HTML का इवेंट है। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑन लोड, ये भी HTML में यूज किया जाता है, लोड भी HTML में यूज किया जाता है, ऑन माउस आउट भी यूज किया जाता है, लेकिन ऑन माउस ओवर यहाँ पर HTML में ये इवेंट नहीं होता है, CSS और जावास्क्रिप्ट में यूज किया जाएगा। तो ऑप्शन डी यहां पर बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है w3.css निम्नलिखित में से बॉर्डर क्लास प्रदान नहीं करता है। इसमें से किस तरीके से हम लिखेंगे जैसे हम बॉर्डर नहीं लगा सकते हैं। तो आप w3 बॉर्डर डैश टॉप लिखेंगे, बॉर्डर आ जाएगा, डैश राइट लिखेंगे बॉर्डर आएगा, डैश बॉटम लिखेंगे बॉर्डर आएगा, लेकिन ऑप्शन डी ये यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। सारे क्वेश्चन को आप समझते ही चलिएगा और जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो पा रहे हैं या लग रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट है तो उनको आप अलग से नोट करके रख लीजिए, ताकि जब भी एग्जाम हो तो एक साथ आप उनकी रिवीजन कर पाएं। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया HTML5 में मान्य नया जो टैग है इनपुट टैग, इसमें एलिमेंट की पहचान करें। इसमें से कौन सा एलिमेंट हम रख सकते हैं। तो इसमें ईमेल, लेटर, फैक्स या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनपुट टैग की अगर बात करें, यहां पर अगर हम लोग बात करें तो इनपुट टैग की मदद से आप इसमें से कोई भी काम नहीं कर सकते। उसमें हम इनपुट लेते हैं किसी भी चीज का, वो भी हम लोग यूज करते हैं फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पे नन ऑफ दी अबव आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा गया है कि किसी दस्तावेज की सामग्री के एक स्वतंत्र भाग को प्रस्तुत करने और उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए किस टैग का उपयोग हम लोग करते हैं। तो वो होता है हमारा ब्लॉक टैग। ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल सही होगा। ब्लॉक टैग का यूज करते हैं जहां पे सारी चीजों को हम प्रेजेंट करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हाइपर टेक्स्ट एक क्या है। इसमें से हाइपर टेक्स्ट क्या सही होगा। क्या हाइपर टेक्स्ट का मतलब है टेक्स्ट विद हैवी टेक्स्ट जर्गन्स, या फिर टेक्स्ट मोर देन 100 वर्ड्स, या फिर टेक्स्ट विच कंटेन लिंक्स टू अदर टेक्स्ट। तो ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल सही होगा।
ऐसा टेक्स्ट जिस पर क्लिक करके आप किसी और टेक्स्ट या फाइल पर जा सकते हैं, इसी को हम हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें पूछा गया है कि किस कंपैरिजन ऑपरेटर का उपयोग दो वेरिएबल के बीच समानता के लिए हम लोग यूज करते हैं। यहां अगर ध्यान से आप समझे क्वेश्चन, इसमें कहा गया है कि हमसे कि ऐसा कौन सा ऑपरेटर है जो इक्वल तो हमें दिखाता है, साथ में टाइप भी इक्वल दिखाता है, उसके साथ कंटेंट भी इक्वल दिखाता है। मतलब क्या हुआ, अगर आप डबल इक्वल यूज करोगे तो ये देखेगा कि क्या इधर जो चीज लिखी हुई है और इधर जो चीज लिखी क्या बराबर है। लेकिन अगर आपने एक तरफ टेक्स्ट यहां पर रखा हुआ है और दूसरी तरफ आपने नंबर कोई रखा है तो ये फॉल्स आंसर देगा, फिर वो सही नहीं मानेगा उसको। लेकिन अगर आपने 3 इक्वल लगाए, तो अगर एक तरफ आपने टेक्स्ट लिखा, मान लीजिए आपने लिखा है 10 लेकिन टेक्स्ट के अंदर है, और इधर भी आपने लिखा है 10, तो ये बी जो ऑप्शन होगा ट्रिपल इक्वल, ये बिल्कुल सही आंसर देगा। तो यही हमसे यहाँ पर पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन एंगुलर जेएस के लिए एक मान्य कथन नहीं है। हमें से इसमें समझना है कि कौन सी लाइन गलत बता रही है जावास्क्रिप्ट के बारे में। या एक जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क होता है, क्या एंगुलर जेएस एक जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है? तो ये बिल्कुल सही है। इसे स्क्रिप्ट टैग का प्रयोग करके जोड़ा जाता है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। या सी में लिखा गया एक फ्रेमवर्क है, तो ये यहां पर गलत होगा। ऑप्शन सी यहां सही है। एंगुलर जेएस एचटीएमएल विशेषताओं का विस्तार करता है, तो ये भी यहां पर सही होगा। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहां सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, W3 डॉट टेबल टेबलों के लिए निम्न क्लास प्रदान नहीं करता है। मतलब कि W3 डॉट टेबल लिखेंगे तो इसमें से कौन सी चीज है जिसके लिए आप इसमें आगे लाइंस नहीं यूज कर सकते, तो वो होता है हमारा W3 डॉट स्ट्रिप। स्ट्रिप्ड लिखते हैं, बॉर्डर आप लगा सकते हैं, बॉर्डर लिखते हैं, लेकिन डॉट स्ट्रिप्ड ये ऑप्शन इसमें नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है नोटपैड प्लस प्लस में कौन सा कन्वर्टर मौजूद होता है। मतलब कि नोटपैड प्लस प्लस पे आप काम करते हैं, उस पर कोडिंग वगैरह लिखते हैं, तो उसमें कौन सा कन्वर्टर मौजूद होता है जो आपकी कोडिंग को समझ करके फिर आगे काम करता है। तो वो होते हैं हमारे ASCII टू OCT और हेक्सा टू ASCII, ये दोनों हमारे पास में होते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इसमें पूछा गया है कि जावास्क्रिप्ट में एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर कौन सा है। एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर का मतलब होता है कि जो पावर निकाले, पावर निकालने के लिए हम लोग डबल एस्ट्रिक का यूज करते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, नेविगेशन लिंक का एक सेट टैग का उपयोग करके परिभाषित किया जाता है। मतलब अगर नेविगेशन आपको करना है तो नैव हम लोग उसके लिए यूज करते हैं। कई बार वेबसाइट पे देखा होगा, किसी वेबसाइट के ऊपर आप जाते हैं तो सबसे ऊपर एक लाइन ऐसे होती है जिसपे कई सारी लिंक दी गई होती है, होम बटन, अबाउट अस, ये सारी चीजें, तो उसको नैव टैग के अंदर रखा जाता है। ये सारी ही चीजें हम लोग पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, तो आप थ्योरी को पहले कवर कर लीजिए, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। थ्योरी एक बार कवर हो जाए फिर सिर्फ क्वेश्चन आंसर पे आपको फोकस करना है और नए नए क्वेश्चन आंसर आपको ढूंढते हुए उनके नोट्स बनाते हुए आगे समझते रहना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, इसमें हमसे पूछा गया है कि फाइल प्रोटोकॉल का उपयोग के लिए किया जाता है। मतलब फाइल प्रोटोकॉल का उपयोग इसमें से किस चीज के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही रहेगा, सर्वर से क्लाइंट को कंप्यूटर फाइलों के स्थानांतरण के लिए। मतलब सर्वर से क्लाइंट कंप्यूटर के पास में फाइल है, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं फाइल प्रोटोकॉल्स का। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, इसमें पूछा गया है कि इनमें से एक सामान्य इनलाइन एलिमेंट है जो कोई इनहेरिट फॉर्मेटिंग नहीं लागू करता है। मतलब क्या हुआ, देखिए दो तरह के हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, दो तरह के टैग होते हैं। एक होता है इनलाइन, इनलाइन का मतलब है कि जैसे हमने ये डी लिखा है तो ये इतनी जगह ले रहा है जितने में आ रहा है, बाकी चीजें हम इसी लाइन में लिख पा रहे हैं। लेकिन एक होते हैं हमारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, जिनको अगर हमने कहीं रख दिया तो अब उस सेम लाइन में कुछ और नहीं रख सकते। अगर अब हमें कोई चीज रखनी है तो अगली लाइन में लिखेंगे। इसको बोलते हैं इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स। यहां हमसे पूछा गया इसमें से कौन सा इनलाइन एलिमेंट है जो चीजों को फॉर्मेटिंग को एज इट इज लागू नहीं करता है, तो वो होते हैं हमारे कलर। ऑप्शन सी यहां बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, इसमें पूछा गया है कि फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की विशेषताओं की पहचान करो। मतलब फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की इसमें से कौन सी विशेषता होती है। तो उसके अंदर एयर ब्रशिंग भी होती है, रेड आई रिमूवल भी होता है, क्रॉपिंग भी उसमें आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी बिल्कुल सही हो जाएंगी। ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा फिल्टर फोटो को टिंट करने के लिए कैमरा लेंस में रंगीन फिल्टर जोड़ने वाले फोटोग्राफर्स के विचार पर आधारित है। यहाँ पे सीधे हमसे बात फिल्टर्स के बारे में हो रही है, तो या तो आप इमेज फिल्टर लगा रहे होंगे या फोटो फिल्टर। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही होगा, फोटो फिल्टर। ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। देखिए सारे क्वेश्चन आपको नहीं आते हो सकते हैं, एग्जाम में आप जाएंगे वहाँ पे 100 में से 5-6 क्वेश्चन जरूर ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल नहीं पता होंगे, तो उसमें से आप कोई एक जरूर टिक कर दीजिएगा ऑप्शन में। आपको ए ग्रेड लाने के लिए एग्जाम में सिर्फ आपको 85 मार्क्स चाहिए, 85 या उससे ज्यादा ले आते तो ए ग्रेड आ जाता है। तो अगर आपको मान लीजिए 10 क्वेश्चन भी नहीं आते तो उसमें से अगर आप तुक्का भी लगाएंगे तब भी 2.5 नंबर सही होने के चांसेस होते हैं।
तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, नए नए क्वेश्चंस बस आप धीरे धीरे सीखते रहिए और ऐसे ही आगे चीज़ें समझते चलिए। जब भी एग्जाम आपका है तब तक कि जितने भी क्वेश्चन आपके हो सके नए नए वो तैयार करिए। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया HTML के लेवल टैग के बारे में कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है, वो हमें यहाँ पर बताना है। बात करें अगर कई फॉर्म तत्वों के लिए एक लेवल को परिभाषित करता है, मतलब अगर हम एक लेवल लगा रहे हैं तो कई एलिमेंट्स पे काम करेगा, तो यहाँ पे ये चीज़ आपकी गलत हो जाएगी। ऑप्शन ए ही यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। स्क्रीन रीडर उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगी है, ये भी बिल्कुल सही है। दृष्टिबाधित उपयोगकर्ताओं के लिए होगी है, ये भी बिल्कुल सही है। या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, स्टाइल शीट की बॉडी में शामिल है, इसमें से मतलब स्टाइल शीट की जो बॉडी होती है उसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। स्टाइल रूल्स, स्टाइल शीट्स, CSS रूल्स या फॉर्मेट शीट। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। स्टाइल रूल्स उसके अंदर शामिल होते हैं कि किस तरीके से हमारी स्टाइल काम करेगी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि HTML स्टैंड्स फॉर, मतलब HTML की यहाँ पे फुल फॉर्म क्या है वो हमसे पूछी गई, तो इसका आप जानते हैं स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, रेक्टेंगुलर मार्की टूल का उपयोग के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे फोटोशॉप से क्वेश्चन पूछा गया है। फोटोशॉप की भी हमने एक वीडियो अपलोड की हुई है, आप उसे देख सकते हैं, जिसमें कंप्लीट फोटोशॉप के बारे में हमने समझा, उसके साथ इंपॉर्टेंट उसके क्वेश्चंस भी देखे, इंपॉर्टेंट उसकी शॉर्ट कीज भी हमने एक ही वीडियो में सारी चीज़ें कवर की हैं, तो उसे आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। इसमें हमसे पूछा गया है कि रेक्टेंगुलर अगर मार्की टूल यूज़ कर रहे हैं तो इसमें से किस चीज़ के लिए हम यूज़ करेंगे, तो वो होता है इमेज के अंदर किसी हिस्से को चुनने के लिए। कोई भी अगर आप इमेज एक बनाई, उस इमेज के अंदर किसी पार्ट को अगर सेलेक्ट करना है तो उसके लिए हम लोग मार्की टूल का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, एक ऑनलाइन सूचना पुनर्प्राप्ति उपकरण जो अपने स्वयं के परिणाम उत्पन्न करने के लिए वेब सर्च इंजन के डेटा का उपयोग करता है, वो इसमें से कौन सा होता है, तो वो यहाँ पर सही होगा हमारा मेटा सर्च इंजन। मेटा सर्च इंजन ऐसा है जिसको अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो वेब सर्च इंजन के डेटाबेस का यूज करते हुए आपको आंसर लाके दे सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, क्या पेडिंग प्रॉपर्टी में नेविगेशन वैल्यूज की अनुमति होती है, मतलब जहां पे आप पेडिंग देते हैं क्या उसमें नेविगेशन वैल्यूज की यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहेगी या नहीं, तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, उसमें बिल्कुल नेविगेशन वैल्यूज की अनुमति नहीं होती है, तो ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, जब यूजर माउस कर्सर को स्पेसिफाइड एलिमेंट के ऊपर ले जाता है तो सूडो क्लास एक्टिवेट हो जाता है, मतलब इसमें से कौन सा सूडो क्लास एक्टिवेट होता है, तो वो होता है हमारा होवर सूडो क्लास। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। माउस होवर या माउस होवर नहीं, यहाँ पे होवर सूडो क्लास हमारा एक्टिवेट हो जाता है, जिसको हम नाम देते हैं माउस होवर या इस तरीके से, तो ऑप्शन सी यहाँ सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, इसमें पूछा गया है कि कौन सा इंक्रिप्शन एल्गोरिदम नहीं है जो नोटपैड प्लस प्लस में मौजूद नहीं है, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा एल्गोरिदम है जो नोटपैड प्लस प्लस में भी मौजूद नहीं होता है, तो वो होता है हमारा SHA-256। ऑप्शन बी यहाँ पर सही रहेगा। अब इस तरह के हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आपको ना आते हो, तो यहाँ पर आपको तुक्का लगाना पड़ेगा, लेकिन जैसा कि हमने बताया आपको बस 85 मार्क्स लाने हैं ए ग्रेड लाने के लिए, तो वहां तक की आप मेहनत कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, व्यवसाय के लिए किसी फोटो एडिटिंग द्वारा प्रदान किए जाने वाले सभी लागों की पहचान करें, तो इसमें से कौन सी उसका पहचान होगी, क्या ब्रांड निर्माण होगा, ब्रांड बिल्डिंग, या फिर बेहतर बिक्री, बेटर सेल्स, या फिर मजबूत सोशल मीडिया रणनीति, या फिर सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। ये सारे ही बेनिफिट रहेंगे अगर आप फोटो एडिटिंग यूज करते हैं बिजनेस के अंदर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, W3 डॉट टेबल में रिस्पॉन्सिव टेबल के बारे में कौन सा कथन इसमें से असत्य है, कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है। रिस्पॉन्सिव टेबल के बारे में, क्या W3 रिस्पॉन्सिव क्लास एक उत्तरदायी तालिका बनाती है, तो ये बिल्कुल सही है। या छोटी स्क्रीन पर क्षैतिज रूप से स्क्रॉल करता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। W3 टेबल क्लास एक रिस्पॉन्सिव टेबल बनाता है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। जो W3 टेबल क्लास होती है वो रिस्पॉन्सिव टेबल नहीं बनाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, इसमें पूछा गया है कि इमेज में टोन कैसे बढ़ाया जाता है। अगर आपको इमेज में टोन बढ़ानी होती है तो आप किस चीज को चेंज करके आप उसमें टोन बढ़ा सकते हैं, तो वो होता है जब रंग में ग्रे जोड़ा जाता है। जब आप ग्रे कलर को थोड़ा सा ऐड करते जाएंगे तो उसमें बोला जाता है कि इमेज में आप टोन को इंक्रीज कर रहे हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, कॉन्फ्लिक्टिंग स्टाइल के बारे में इसमें से क्या बात सच है, इसमें से कौन सी ऐसी बात है जो कॉन्फ्लिक्टिंग स्टाइल के लिए यहाँ पर सच होगी, तो वो हम अगर डायरेक्ट यहाँ पर बताएं तो वो है यूजर एजेंट द्वारा परिभाषित स्टाइल्स, यूजर द्वारा परिभाषित स्टाइल्स पर पूर्वता लेती है। मतलब कि यहाँ पर क्या है, जब भी कोई स्टाइल दी जाती है एजेंट की मदद से तो उसको सबसे पहले वरीयता दी जाती है, मतलब वो पहले लागू होगी बजाय किसी यूजर के। यूजर ने अगर कोई स्टाइल दी हुई है तो उसको बाद में कंसीडर किया जाएगा, पहले स्टाइल यूज की जाएगी जो एजेंट वगैरह जो स्टाइल वहां पर
ऐड करेंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। इसी को कॉन्फ्लिक्टिंग स्टाइल बोलते हैं। तो इस चीज को आपको समझना होगा, नया टर्म आपके लिए हो सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। इसमें पूछा गया है कि w3.css में बेसिक लिस्ट की पहचान कौन सी होती है। अगर बेसिक लिस्ट आप बना रहे हैं तो इसमें से उसकी पहचान क्या होगी, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं w3.ol यहाँ पर यूज करते हैं, मतलब कि ऑर्डर लिस्ट यहाँ पर यूज करते हैं, जो कि एक बेसिक लिस्ट का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। इसमें हमसे देखिए पूछा गया है कुकीज के बारे में गलत कथन को पहचानिए। इसमें से कौन सी बात कुकीज के लिए गलत है। तो अगर हम बात करें कुकीज प्रोग्राम होते हैं जो वेब क्लाइंट के बैकग्राउंड में चलते हैं, तो ये बात गलत हो जाएगी कुकीज के बारे में। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही होगा। कुकीज क्या होते हैं, उसमें उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता, मतलब कुछ उनकी जानकारी सेव होती है, उसी को हम लोग कुकीज बोलते हैं। जब हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, किसी पोर्टल पे जाते हैं, तो कुछ चीजें हम लोग वहां पर सेव करके रखते हैं, वही हमारी कुकीज होती हैं। कुकीज में 4 KB से अधिक डेटा नहीं हो सकता, तो ये भी बात सही है, लेकिन ऑप्शन ए यहाँ गलत रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। जो हमारा आई फ्रेम टैग होता है उसके बारे में कौन सा कथन इसमें से सही है। या एक इनलाइन फ्रेम है, या किसी अन्य दस्तावेज को वर्तमान HTML दस्तावेज में एम्बेडेड करता है, कोई नहीं, या ए और बी दोनों यहां पर सही रहेंगे। तो इसमें से ऑप्शन डी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और बी दोनों चीजें सही है। एक इनलाइन फ्रेम होता है, साथ में अलग से कुछ चीजों को, अलग से दस्तावेज को HTML पेज पर जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। स्टाइल क्लास के बारे में क्या चीज सही नहीं है। इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो स्टाइल क्लास के बारे में गलत है यहाँ पर। तो ये हो जाएगी आपकी स्टाइल क्लास डिक्लेरेशन अंडरस्कोर से पहले होता है, तो ये यहाँ पर ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी। बाकी चीजें यहाँ पर सही है। केवल स्टाइल शीट में परिभाषित विशिष्ट एलिमेंट प्रकारों पर लागू होता है, ये भी बिल्कुल सही है। शैलियों को परिभाषित करने के लिए जिन्हें किसी भी एलिमेंट पर लागू किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। स्टाइल क्लास डिक्लेरेशन एक पीरियड से पहले होती है, तो ये भी आप चीजें सही हो जाएंगे। ऑप्शन सी की लाइन आपकी यहाँ पर गलत हुई, इसीलिए ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। इसमें पूछा गया है कि जो W3 फॉन्ट में प्रयुक्त डिफॉल्ट फॉन्ट की पहचान क्या होती है। जो W3 फॉन्ट यूज किया जाता है, W3 CSS यूज किया जाती है, उसमें जो फॉन्ट यूज किया जाती है वो डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सी होती है, तो वो होती है हमारी वर्धना। ये हमें याद रखनी है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। जावास्क्रिप्ट में एक एलिमेंट को इसमें से किस तरीके से हम उसको एक्सेस करते हैं। तो इसको एक्सेस करने में हम लोग लिखते हैं गेट एलिमेंट बाय नेम, गेट एलिमेंट बाय आईडी, या फिर गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। तो इन तीनों ही तरीके से हम HTML की किसी भी चीज को जावास्क्रिप्ट में एक्सेस कर सकते हैं। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। HTML नियंत्रणों के मान को एप्लीकेशन डेटा से बांधता है, वो इसमें से कौन सा होता है। जो HTML के जो मान होते हैं उनको एप्लीकेशन की जो डेटा होता है उससे बांध देता है, वो होते हैं हमारे NG मॉडल्स। ये चीज हम लोग जावास्क्रिप्ट और एंगुलर.js की वीडियो में समझे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। कौन सा वैध इनकोडिंग मानक नोटपैड++ में मौजूद नहीं है। इसमें से कौन सा ऐसा है जो नोटपैड++ में पहले से मौजूद नहीं होता है, तो वो हमारा है ANSI। बाकी ये तीनों ही मौजूद होते हैं, अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चंस में समझा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। इसमें पूछा गया हमसे कि एंगुलर.js एप्लीकेशन को इनिशियलाइज करने का निर्देश किस चीज की मदद से एंगुलर.js को इनिशियलाइज करते हैं, मतलब बताते हैं कि काम हमारा स्टार्ट करो। तो उसके लिए हम सबसे पहले लिखते हैं ng ऐप, ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। ब्राउजर आमतौर पे टैग में सम्मिलित टेक्स्ट को रेखांकित करते हैं, तो अंडरलाइन करने के लिए कौन सा टैग इसमें यूज करते हैं वो पूछा गया है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यू टैग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। इनवैलिड इमेज फिल्टर की पहचान इसमें से कौन सी होती है। अगर इनवैलिड इमेज है तो कौन सी उसकी पहचान है, वो प्लास्टिक रैप होगी, ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। डेल एलिमेंट उस उपयुक्त टेक्स्ट को परिभाषित करता है जिसे किसी भी डॉक्यूमेंट से हटा दिया गया है, किस तरीके से ब्राउजर उन्हें प्रदर्शित करेगा, तो वो करता है स्ट्राइक थ्रू की मदद से। जो भी डिलीटेड डेटा होता है उसको स्ट्राइक थ्रू कर देगा, मतलब इस तरीके से कट उसके ऊपर लगा देता है, तो ऑप्शन बी यहां बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। इसमें पूछा गया है कि W3 कंटेनर क्लास किसी भी HTML एलिमेंट में पैडिंग जोड़ता है, तो किस तरीके से आप पैडिंग जोड़ सकते हैं किसी भी HTML के एलिमेंट में, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 16 पिक्सल लेफ्ट एंड राइट, ये डिफॉल्ट पैडिंग होती है W3 कंटेनर की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। कैनवास को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाने के लिए कौन सी शॉर्ट की हम लोग यूज करते हैं। HTML में अगर आप कैनवास पे काम कर रहे हैं तो कौन सी शॉर्ट की यूज करेंगे जिसकी मदद से आप 90 डिग्री कैनवास को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो हम यूज करते हैं Ctrl Alt Shift + F10,
ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, डीएनएस नेम सर्वर का कार्य क्या होता है। जो डीएनएस हमारा होता है नेम सर्वर, उसका यहाँ पर यूज केस क्या है वो हमसे पूछा गया। तो क्या करता है, एक विशिष्ट आईपी एड्रेस में डोमेन नेमों का अनुवाद करता है, मतलब कि ट्रांसलेट करता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, कौन सा मुख्य अंतर्निर्मित खोज तंत्र इसमें से नहीं है, मतलब कि इसमें से कौन सा बिल्ड इन सर्च मैकेनिज्म इसमें से नहीं है। डायलॉग बेस्ड, डायलॉग फ्री, इंक्रीमेंटल सर्च या फिर डिक्रीमेंटल सर्च। 46 का यहाँ पे ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही रहेगा, डिक्रीमेंटल सर्च। बाकी के तीनों इसमें होते हैं, ऑप्शन डी डिक्रीमेंटल सर्च इसमें नहीं यूज किया जाता है। अगला है ऑटो फोकस विशेषता का उपयोग किस एलिमेंट के लिए किया जाता है। अगर हमें ऑटो फोकस का यूज करना है तो इसमें किस एलिमेंट के साथ करेंगे, तो आप इसमें से किसी भी एलिमेंट के साथ कर सकते हैं, उपयुक्त तो सभी बिल्कुल सही हो जाएंगे, बटन के साथ भी, इनपुट के साथ भी और सिलेक्शन के साथ भी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, पहचान करें कि सिलेक्शन एलिमेंट का उपयोग कहाँ किया जा सकता है। इनमें से कहाँ पे हम लोग सिलेक्शन एलिमेंट का यूज कर सकते हैं। क्या चैप्टर्स में करेंगे, इंट्रोडक्शन में करेंगे, न्यूज आइटम्स में करेंगे, या फिर इनमें से सभी में करेंगे। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, इन सभी में हम लोग सिलेक्शन एलिमेंट का यूज करते हैं। देखिए किसी भी क्वेश्चन के आंसर में अगर ऑल ऑफ द इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है तो वहां पे चांसेस बढ़ जाते हैं कि उसका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव ही सही होगा, तो आप उसको टिक करें। अगर आपको चीजें नहीं आती, अगर आप तुक्का लगा रहे हैं तो उसी को टिक करिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, ऑर्डर लिस्ट में अलग अलग आइटम्स कैसे निर्दिष्ट करते हैं। तो ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए हम लोग ओएल टैग लगाते हैं, उसके अगर आइटम अलग अलग बनाने हैं तो हम उसके लिए क्या करेंगे, एलआई टैग लगाएंगे, लिस्ट आइटम टैग लगाएंगे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, कौन सा वैध सीएसएस प्रकार इसमें से नहीं है। तो इनलाइन भी आप यूज करते हैं, एक्सटर्नल भी यूज करते हैं, इमिडेट भी होता है, लेकिन आउटलाइन इसमें से नहीं होता है। तो ऑप्शन सी यहां बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए इनलाइन यूज करेंगे, इंटरनल को ही इमिडेट बोलते हैं, और एक्सटर्नल मतलब बाहर से सीएसएस लगाते हैं। तो यहाँ पे आउटलाइन ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सेवा जो किसी संगठन को वेब सर्वर पर वेबसाइट होस्ट करने में मदद करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। वो हमारा यहाँ पर क्या बोला जाएगा, वो हो जाएगा वेब होस्टिंग। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, कौन सा जीवांत रंग इसमें से नहीं है, मतलब कि वाइब्रेंट कलर इसमें से हमें पहचानना है कि कौन सा इसमें से वाइब्रेंट कलर का एग्जांपल नहीं है। तो रेड, ऑरेंज, पर्पल ये तीनों होते हैं, लेकिन व्हाइट इसमें वाइब्रेंट कलर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, w3 डॉट इमेज में कौन सी इमेज क्लास सही नहीं है। उसमें से हमें पहचान करनी है कि कौन सी इसमें से जो इमेज की क्लास है वो यहाँ पर गलत है। तो वो हमारी कौन सी होगी, w3 डैश राउंड ये भी सही है, w3 डैश सर्कल भी सही है, बॉर्डर भी सही है, लेकिन ओवेल यहाँ पर नहीं होती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, इसमें हमसे पूछा गया है कि जो फॉर्मेटिंग हम करते हैं उसको लागू करने के लिए किसी भी एलिमेंट के समूह को एक साथ समूहित करना, इसमें से क्या बोला जाता है। तो एक साथ अगर किसी भी एलिमेंट को आपको समूहित करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको क्लास में रख देते हैं, एक क्लास में रखेंगे और एक साथ हम उन सभी एलिमेंट पे कोई भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, सीएसएस में एब्सोल्यूट पोजीशन के लिए सही कथन कौन सा इसमें से होगा, मतलब एब्सोल्यूट अगर आप क्लास बना रहे हैं तो इसमें से कौन सी लाइन बिल्कुल सही रहेगी। तो वो है कि यह एब्सोल्यूट पोजीशन को परिभाषित करने के लिए सीएसएस की पोजीशन प्रॉपर्टी का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा। जब भी हमें सीएसएस में एब्सोल्यूट पोजीशनिंग देनी होती है तो पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, प्रतिक्रियाशील ग्रिड में कितने कॉलम्स होते हैं, मतलब कि रिस्पॉन्सिव अगर आप कॉलम्स बना रहे हैं, डिजाइन बना रहे हैं, ग्रिड बना रहे हैं तो उसमें इसमें से कितने कॉलम्स होते हैं। तो उसमें टोटल आप देखेंगे तो 12 कॉलम्स होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, वेब डिजाइन में जावास्क्रिप्ट की क्या भूमिका रहती है। जावास्क्रिप्ट क्या करता है, वेब पेजों के कंटेंट को परिभाषित करता है, या वेब पेजों के लेआउट निर्दिष्ट करता है, या वेब पेजों के बिहेवियर को प्रोग्राम करता है, या इसमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा। जावास्क्रिप्ट की मदद से हम वेब पेजों के बिहेवियर की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं कि वो दिखाई कैसा देगा, काम कैसे करेगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, इसमें पूछा गया है कि कौन सा वैध मेटा सर्च इंजन इसमें से नहीं है। इसमें से कौन सा वैध हमारा मेटा सर्च इंजन नहीं है। तो याहू भी सर्च इंजन होता है, डकडकगो आपने सुना होगा, ये भी हमारा सर्च इंजन होता है, स्टार्ट पेज भी सर्च इंजन होगा, लेकिन एग्जिस्ट सर्च इंजन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, यूजर इनपुट, यूजर एक्शन और ब्राउजर एक्शन की पहचान करने के लिए किसका हम लोग उपयोग करते हैं। अगर हमें यूजर इनपुट, यूजर एक्शन और ब्राउजर के एक्शंस को हमें देखना है, उसको समझना है, तो इसमें से किस चीज का हम यूज करेंगे। तो वो हमारा हो जाता है
इवेंट हैंडलर का हम लोग यूज करके बता सकते हैं इन सब चीजों के बारे में, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्विक सिलेक्शन टूल होता है, उसका उपयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? अगर क्विक सिलेक्शन टूल का आप यूज कर रहे हैं, तो किस लिए उपयोग करेंगे? इसके लिए हम क्या करते हैं, इमेज के किनारों को ढूंढें और चयन को स्वचालित रूप से रोक दें। ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा। फाइंड इमेज एज एंड ऑटोमेटिकली स्टॉप द सिलेक्शन, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। सीएसएस के बॉक्स मॉडल के बारे में क्या सही है? अगर हम सीएसएस के बॉक्स मॉडल पे काम कर रहे हैं तो इसमें से कौन सी बात उसके लिए सही होगी? या एलिमेंट के चारों ओर खींचे गए वर्चुअल बॉक्स को परिभाषित करता है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब कि कोई भी एलिमेंट है उसके चारों तरफ एक लाइन हमारे पास आती है तो वही हमारा क्या बोला जाता है, बॉक्स मॉडल हमारा बोला जाएगा। ऑप्शन ए ही यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। CSS2 में परिभाषित गलत मीडिया प्रकार की पहचान करें। इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो CSS2 में यूज नहीं की जाती है? तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे एरियल। CSS2 के अंदर एरियल यूज नहीं करते हैं, हैंड हेल्ड, ब्रेल, प्रिंट, ये सारी चीज यूज करेंगे, लेकिन एरियल यहाँ पर यूज नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। W3 कलर और W3 टेक्स्ट कलर क्लासेस का उपयोग को कलर करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें से किस चीजों को कलर करने के लिए हम यहाँ पे इन दोनों क्लासेस का यूज करेंगे? तो हमारा कोई HTML एलिमेंट, कोई भी HTML एलिमेंट्स होते हैं उन्हीं पर हम काम करते हैं इन चीजों का, तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। किसी भी HTML एलिमेंट पे आप काम कर सकते हैं, ना कि सिर्फ हेडिंग, ना कि सिर्फ पैराग्राफ, ना कि सिर्फ टेबल, आप सभी पे काम कर पाओगे, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। गॉसियन ब्लर को सक्रिय करने के लिए कौन सी शॉर्ट की यूज करते हैं हम लोग? अगर आपको गॉसियन ब्लर करना है फोटोशॉप के अंदर तो इसमें से किस शॉर्ट की का यूज करेंगे? सारी शॉर्ट कीज कई बार पूछी जाती हैं, तो यहाँ पे कंट्रोल अल्ट शिफ्ट प्लस जी हम यूज करते हैं, जिससे फोटोशॉप में किसी भी इमेज के ऊपर गॉसियन ब्लर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। इसमें हमसे पूछा गया है कि एक्सटर्नल स्टाइल शीट के बारे में क्या सच नहीं है? इसमें से कौन सी बात है जो एक्सटर्नल मतलब बाहर जब CSS आप लगाते हैं तो वो यहाँ पे सही नहीं है? तो वो हो जाएगा या कंटेंट को प्रेजेंटेशन से अलग करता है, लेकिन दोनों अभी भी एक ही फाइल में समाहित हैं, तो ये ऑप्शन आपका गलत होगा, क्योंकि एक्सटर्नल लगा रहे हैं, जब इंटरनल लगाते हैं तब CSS उसी पेज के अंदर होती है, लेकिन जब एक्सटर्नल लगाते हैं, बाहर CSS लगाते हैं, तो फाइल हमारी अलग अलग दोनों होती है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। एंगुलर.js एक्सप्रेशन के बारे में सामान्यतः कथन की पहचान करें। इसमें से कौन सा यहाँ पे कथन यहाँ पर सही होगा, उसके बारे में यहाँ पर आपको बताना है, जो कि एंगुलर.js से रिलेटेड है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमें इसमें से बताना है कि कौन सा कथन इसमें से गलत है। क्या डबल ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है? तो ये चीज बिल्कुल सही, डायरेक्टरी को डबल ब्रेसेस में ही लिखते हैं। एक डायरेक्टरी के अंदर लिखा गया ngbin इक्वल्स टू एक्सप्रेशन, ऐसे भी हम जावास्क्रिप्ट में चीजें लिखते हैं। रिजल्ट ठीक वहीं लौटाता है जहां एक्सप्रेशन लिखा गया होता है, तो ये भी यहाँ पर चीज बिल्कुल सही हो जाएगी। इसके आगे कहा गया एंगुलर.js एक्सप्रेशन जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन से अलग होता है, तो ये चीज यहाँ पे अलग है, क्योंकि ये तीनों चीजें एक ही बात को बता रही है, ये कोई अलग बात यहाँ पर बता रहा है, जो कि है सही लेकिन अलग बात बता रहा है, वही हमसे पूछा गया जो अमान्य इसमें से कथन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। इसमें हमसे पूछा गया कि कौन सा टैग है जो वेब पेज में CSS को इम्बेड करता है? तो ये हम जानते हैं स्टाइल टैग यूज करते हैं, जिससे CSS को हम लोग लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। एंगुलर.js में ng रिपीट डायरेक्टरी के बारे में क्या सही नहीं है? इसमें से कौन सी बात है जो ng रिपीट डायरेक्टरी के बारे में गलत है? तो यहां पर होगा एंगुलर.js एप्लीकेशन के लिए प्रारंभिक मानों को परिभाषित करता है, ये चीज यहां पर गलत हो जाएगी। ng रिपीट नहीं, उसके लिए ng ऐप लिखते हैं जब हमें किसी भी मानों को परिभाषित करना होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। जावास्क्रिप्ट में एक वेरिएबल का डेटा टाइप प्राप्त करने के लिए किस ऑपरेटर का यूज करते हैं? इसमें से कौन सा ऑपरेटर हम यूज करेंगे जिससे हम जावास्क्रिप्ट के किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप हम पता कर सकते हैं? तो वो लिखते हैं हम लोग टाइप ऑफ वेरिएबल हम लोग टाइप करते हैं। ये हम जावास्क्रिप्ट में भी पढ़ा हुआ था इस चीज को। टाइप ऑफ वेरिएबल के साथ हम बता सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट में किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। इसमें पूछा गया है कि MIME जो होता है उसका अर्थ क्या होता है, मतलब MIME के हमसे फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी गई, तो वो हो जाएगी मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। नोटपैड++ में लाइनों को छिपाने के लिए कौन सी शॉर्ट कीज यूज करते हैं? अगर आपको लाइन को हाइड करना है तो इसमें से कौन सी शॉर्ट की यूज करेंगे? इसके लिए आप Ctrl+H यूज करते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। निम्न में से
कौन HTML5 में एक प्रकार का स्क्रीन फ्रेम नहीं है? इसमें से कौन सा है जो स्क्रीन फ्रेम नहीं है? तो आई फ्रेम भी हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे होते हैं, नो फ्रेम भी यूज करते हैं, फ्रेम सेट भी यूज करते हैं, लेकिन यू फ्रेम नाम का कोई भी फ्रेम नहीं होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। लासो टूल का सबसे अच्छा उपयोग के लिए किया जाता है, मतलब किसके लिए सबसे ज्यादा हम लोग और सबसे सही रहता है लासो टूल का यूज करना? तो यहाँ पे एक सिलेक्शन को क्लीन करना जिससे अपने किसी अन्य टूल से शुरू किया था, तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। किसी पे आप काम कर रहे हैं किसी सिलेक्शन के साथ में, उसमें लासो टूल का आप यूज बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन निर्देश का उपयोग एंगुलर जेएस एप्लीकेशन को प्रारंभ करने के लिए किया जाता है? तो हमने बताया था जब भी हमें एंगुलर जेएस की चीजों को स्टार्ट करना होता है वहां पे हम लोग एनजी ऐप का यूज करते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा। ये सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है टेक्स्ट को बोल्ड कौन बनाता है? इसमें से कौन सी चीज टेक्स्ट को बोल्ड करेगी? इसके लिए हम लिखते हैं फॉन्ट वेट बोल्ड। सीएसएस में लिखेंगे फॉन्ट वेट, उसकी वैल्यू देंगे बोल्ड, जिससे टेक्स्ट हमारा बोल्ड हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। इसमें पूछा गया कि वेब पेज का सबसे महत्वपूर्ण जो हेड सेक्शन होता है एलिमेंट के लिए कंटेनर है, किस चीज के लिए कंटेनर होता है? मतलब हेड सेक्शन के अंदर क्या रखते हैं? तो इस हेड के अंदर हम लोग अपने मेटा डेटा को सेलेक्ट करते हैं। मेटा डेटा सारा इसमें रखेंगे, जैसे कीवर्ड हो गया, सर्च टैग हो गए, टाइटल हो गया, वो सारी चीजें इसके अंदर रखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। उस ब्राउजर की पहचान करें जो HTML5 टैग प्रयुक्त करता है, मतलब HTML5 के जो टैग्स होते हैं उनको कौन सा इसमें से रेंडर करेगा? तो यहां पर अगर हम बात करें सही आंसर की, तो ये तीनों ही आपके आंसर बिल्कुल सही होंगे। सफारी, क्रोम और एजू, ये तीनों ही ब्राउजर्स यूज किए जाते हैं HTML5 के साथ। क्वेश्चन नंबर 78। W3 डॉट फॉन्ट में हेडिंग्स के लिए कौन सा कथन यहाँ पर असत्य होगा? हमें यहाँ पे जो फॉल्स आंसर है उसको यहाँ पर बताना है। तो वो हो जाएगा जो हेडिंग्स होती हैं, हेडिंग्स में कम अक्षरों में, कम संख्या में अक्षरों की अनुमति देता है, तो ये यहाँ पर गलत होगा। उसमें कितनी भी हम लाइंस के हेडिंग्स को टाइप कर सकते हैं, कितनी भी कैरेक्टर की हेडिंग्स को हम लोग टाइप कर सकते हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। इसमें पूछा गया जो एम्बेडेड स्टाइल शीट होती है, मतलब जो इंटरनल स्टाइल शीट होती है, उसके बारे में इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ अगर बात करें तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पर आपके गलत होंगे। जो एम्बेडेड शीट होती है वो संपूर्ण CSS फाइल को XML HTML दस्तावेज के मुख्य भाग में एम्बेडेड करने में सक्षम बनाती है, ये गलत है। क्लास सिलेक्शन का उपयोग इमेडेड स्टाइल शीट में करते हैं, ये भी यहाँ पर गलत होगा। कहीं पर भी हम क्लास सिलेक्शन का यूज कर सकते हैं। जो शैली तत्वों का प्रकार होता है, विशेषता मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन प्रकार को निर्दिष्ट करता है, जो फाइल की सामग्री का वर्णन करता है, ये भी यहाँ पर ऑप्शन गलत होगा। इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन डी को हम टिक करेंगे। सभी यहाँ पर आंसर्स जो हैं ये सही है, मतलब कि ये कह रहा है सही है, जो कि सही नहीं है सारे ऑप्शन। इसीलिए यहाँ पर हमसे कहा गया था कि इनकरेक्ट को पता करिए, तो ये हमारा यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। इसमें हमसे पूछा गया है W3 पैनल के संबंध में से कौन सा कथन इसमें से सही है? अगर हम पैनल की बात करें तो इसमें से कौन सा कथन सही होगा? W3 पैनल क्लास नोट्स प्रदर्शित करने के लिए एकदम सही है, तो ये भी ऑप्शन सही रहेगा। W3 पैनल क्लास कोड्स प्रदर्शित करने के लिए एकदम सही है, तो ये भी ऑप्शन सही होगा। W3 पैनल क्लास आर्ट्स प्रदर्शित करने के लिए एकदम सही है, तो ये भी सही है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। CSS में सूडो क्लास के बारे में गलत कथन को पहचान करिए। इसमें से कौन सी चीज है जो सूडो क्लास के बारे में गलत स्टेटमेंट देती है? तो वो है हमारा ऑप्शन सी, सूडो क्लास को एलिमेंट के नाम से अंडरस्कोर द्वारा अलग किया जाता है, ये गलत है। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। रंग वृद्धि करने के लिए, मतलब रंग को बढ़ाने के लिए हम इसमें से कौन सा संदर्भित करते हैं, मतलब इसमें से किस चीज का यूज करते हैं अगर हमें कलर को बढ़ाना होता है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, किसी भी प्रकार की प्रक्रिया या उपचार जो प्राकृतिक हीरे रंग को संशोधित या बढ़ाता है। नेचुरल कलर को बढ़ा के हम अपनी फोटो को और भी सही कर सकते हैं, उसमें कलर को और इनहेंस कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। जावास्क्रिप्ट कोड को पुराने ब्राउजर में चलाने के लिए हम लोग किस कीवर्ड का यूज करते थे? तो जब पहले जावास्क्रिप्ट यूज की जाती थी वहां पे हम लोग क्या करते थे, वेर कीवर्ड का यूज करते थे, कभी भी कोई भी वेरिएबल बनाने के लिए। अभी के टाइम पे लेट, कॉन्स्ट, इन सब चीजों का यूज किया जाता है, लेकिन पहले लेट कॉन्स्ट का यूज नहीं किया जाता था, ब्राउजर नहीं समझ पाते थे, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। इसमें पूछा गया है कि आधिकारिक जो W3C अनुशंसा बनाने के लिए सबसे पहले कौन सा CSS निर्देशित घोषित किया गया था? मतलब हमसे पूछा गया इसमें सबसे पहला लेवल कौन था CSS 3 के लिए, तो था हमारा CSS लेवल 1। ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा। तो चीजों को हमें समझना है तो आप टिक कर पाएंगे अच्छे से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को का प्रयोग करके घोषित नहीं किया जा सकता, तो आप वेर से भी बना सकते हैं वेरिएबल।
लेट से भी वेरिएबल बना सकते हैं, सेट में भी बना सकते हैं, लेकिन नथिंग इसमें कुछ भी नहीं होता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, कौन सी क्लास प्रॉपर्टी इमेज को ट्रांसपेरेंट बनाती है? इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी जिसका यूज करते हैं इमेज को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए? तो वो होती है हमारी W3 ओपेसिटी। ओपेसिटी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, फिर वैल्यू के अकॉर्डिंग हम उसको ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं जितना हम करना चाहें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, इंडेक्स पेज क्या है? इसमें से हमसे पूछा गया जो इंडेक्स पेज होता है उसका मतलब यहाँ पर क्या होता है? तो इंडेक्स पेज किसी भी वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होता है उसको हम लोग इंडेक्स पेज बोलते हैं। कभी भी हम वेबसाइट पे काम करते हैं तो उसमें बहुत सारे पेजेस का यूज़ किया जाता है एक पूरी वेबसाइट बनाने के लिए, तो उसमें जो हमारा फर्स्ट पेज होता है वो इंडेक्स पेज बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया कि .edu डोमेन क्या दर्शाता है? अगर आप .edu डोमेन लगा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप एजुकेशनल डोमेन में काम कर रहे हैं, कोई एजुकेशन से रिलेटेड आप वेबसाइट पे काम कर रहे हैं। अगर .co होता है तो वो कमर्शियल वेबसाइट होती है। यहाँ पर ये चीज आपको समझनी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, इसमें हमसे कहा गया है कि जो W3.list है उसमें से कौन सा वैलिड लिस्ट टाइप इसमें से नहीं होता है, मतलब कि ये सारे इसमें चीजें दी गई, इसमें से कौन सा है जो वैलिड टाइप नहीं है? तो वो हमारा हो जाएगा एक्स लार्ज। इसमें स्मॉल, एक्स स्मॉल, लार्ज ये सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन एक्स लार्ज ऑप्शन इसमें आपको नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, इसमें हमसे पूछा गया है कि इनवैलिड इनपुट टैग टाइप विशेषता मान पहचान करता है, मतलब कि इनपुट टैग के अंदर आप टाइप में इनमें से कौन सी वैल्यू नहीं दे सकते। तो हम सबमिट वैल्यू दे सकते हैं, टेक्स्ट वैल्यू दे सकते हैं, चेक बॉक्स वैल्यू दे सकते हैं, लेकिन रेडियो बॉक्स इसमें वैल्यू नहीं देते हैं। तो ऑप्शन ए यहां पर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, विभिन्न स्थितियों के आधार पर विभिन्न क्रियाओं को करने के लिए किस जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट का हम यहां पर यूज करते हैं? अगर अलग अलग कंडीशन के साथ में अगर आपको अलग अलग काम करने हैं तो कौन सा इसमें से यूज करेंगे? तो आप जानते हैं उसके लिए इफ इल्स कंडीशन हम लोग यूज करते हैं। इफ इल्स कंडीशन में आप अलग अलग चीजें चेक करवाते हैं और जहां पे जो चीज लग जाती है वहीं का काम आपका हो जाता है। तो ऑप्शन ए यहां बिल्कुल सही रहेगा। बाकी फॉर, व्हाइल ये सारे लूप होते हैं जावास्क्रिप्ट में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग निर्देशों मतलब डायरेक्टरीज को उपसर्ग प्रीफिक्स के रूप में प्रयोग किया जाता है? इसमें से कौन सा ऐसा है जिसको हम लोग प्रीफिक्स मतलब सबसे पहले लगा के यूज करते हैं? तो वो हमारा होता है एनजी डैश। एनजी डैश हम लोग हर जगह लगाते हैं, उसी के साथ हम अपनी डायरेक्टरी को स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, इसमें पूछा गया कि जावास्क्रिप्ट को बदल सकते हैं। तो इन सभी में हम जावास्क्रिप्ट को बदल सकते हैं। एचटीएमएल कंटेंट भी होता है, एचटीएमएल एट्रीब्यूट वैल्यूज में भी और एचटीएमएल स्टाइल में भी। उपरोक्त सभी यहां पर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, इंटरनेट के सभी कंप्यूटर कनेक्शन द्वारा किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो वो होता है हमारा टीसीपी आईपी। सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला प्रोटोकॉल है टीसीपी आईपी, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसको कंप्यूटर कनेक्शन में इंटरनेट के ऊपर हर जगह पर यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, इसमें कहा गया कि जो पहली कंडीशन गलत होने पे परीक्षण करने के लिए एक नई कंडीशन निर्दिष्ट करने के लिए का उपयोग करते हैं। तो यहां पर आप जानते हैं इसके लिए क्या करते हैं, जब आपने इफ के अंदर कोई कंडीशन दी और अगर वो कंडीशन रन ना की तो हम क्या करते हैं, फिर उसके आगे लिखते हैं इफ इल्स। इफ इल्स में फिर दोबारा कंडीशन चेक करवाते हैं। इस तरीके से इफ और इल्स का पूरा प्रोग्राम हम बनाते हैं। इसके पहले आपने जावास्क्रिप्ट की वीडियो देखी होगी तो आप पूरे प्रोग्राम्स को बहुत ही अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, इसमें हमसे कहा गया है कि जो हमारा HTML टैग होता है उसमें नॉन सेमेंटिक एलिमेंट की पहचान करें। इसमें से कौन सा HTML का नॉन सेमेंटिक टैग है? तो वो हमारा इसमें से हो जाएगा ड्यू टैग। ड्यू टैग एक नॉन सेमेंटिक टैग है, बाकी फॉर्म, टेबल, आर्टिकल्स ये सारे हमारे सेमेंटिक टैग्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, CSS के बारे में कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है? CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट है, तो ये भी सही है। प्रस्तुति से अलग कंटेंट, तो ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल गलत हो जाएगा। प्रस्तुति से अलग कंटेंट नहीं बनाता है, उसी के साथ यूज किया जाता है। वेब पेज में विजुअल लेआउट भी हम इससे दे सकते हैं, और जो सामग्री होती है मतलब HTML के जो एलिमेंट होते हैं उनको मार्कअप भी कर सकते हैं, मतलब उसमें स्टाइल भी दे सकते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, कौन W3 डॉट टेक्स्ट में मान्य टेक्स्ट अलाइनमेंट का क्लास नहीं है? इसमें से कौन सी ऐसी क्लास है जो इसमें गलत है? तो वो हो जाएगी हमारी W3 डैश सेंटर डैश अलाइन। आप लिखते हैं W3 डैश सेंटर, जिससे सेंटर चीजें हो जाती है, लेकिन W3 डैश सेंटर डैश अलाइन ये यहां पर आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, इसमें हमसे देखिए पूछा गया है कि जो HTTP है
उसमें PUT रिक्वेस्ट मेथड का उपयोग किस लिए किया जाता है, हमें यहाँ पर ये चीज़ बतानी है। तो इसका उपयोग करते हैं निर्दिष्ट दस्तावेज को संलग्न डेटा में बदलने के लिए, मतलब कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट को यहाँ पर चूज किया है उसको इनक्लोज करने के लिए डेटा में हम लोग पुट मेथड का यूज करते हैं किसी भी फॉर्म में HTTP के साथ में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस पेपर का। इसमें पूछा गया है कि जो स्विच ब्लॉक से बाहर अगर आने के लिए हम लोग किस स्टेटमेंट का इसमें से यूज करेंगे। तो अगर आप स्विच केस बना रहे हैं, मतलब कि जैसे इफ एल्स बनाते हैं ऐसे ही स्विच केस भी होता है। अगर स्विच से हमें बाहर आना हो तो इसमें से क्या यूज करेंगे, इसके लिए आप ब्रेक कीवर्ड यूज करते हैं। ब्रेक लगाएंगे तो जहां की कंडीशन रन करेगी और ब्रेक से मैच करेगा तो वहां से पूरा फिर खत्म हो जाएगा, फिर बाहर की लाइनें चलने लगेंगी, उस लूप से हम बाहर आ जाएंगे। ऐसे एक कंटिन्यू स्टेटमेंट होता है जिससे जहां पर वो मैच करेगा वो चीज छोड़ करके वो आगे बढ़ जाता है, लेकिन ब्रेक जहां पकड़ेगा वहां से उस चीजें को तोड़ करके बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थे हमारे टोटल 100 क्वेश्चंस। यहाँ पर आप चीजें समझ पाए होंगे कि किस तरीके से आपकी एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। कुछ आपके इसमें देखिए आसान भी रहते हैं, कुछ इंटरमीडिएट लेवल के रहते हैं, कुछ थोड़े से मुश्किल रहते हैं, तो कुछ में आपको तुक्का लगाना पड़ सकता है। लेकिन अगर आपने चीज़ें पढ़ी हैं, थ्योरी आपको आती है, क्वेश्चन वगैरह आपने अच्छे से समझे हुए हैं, तो भी आप सही क्वेश्चन को टिक कर पाएंगे और एग्जाम में अच्छा स्कोर भी ला पाएंगे। जब भी प्रैक्टिकल के एग्जाम्स रहेंगे तो उनसे पहले HTML CSS जावास्क्रिप्ट इन सब के प्रैक्टिकल्स की भी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है तो आप हमें बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।